दोस्तों, ई गुरुकुल एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग है ना पिछले क्लास को ही आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आपने देखा था पिछले क्लास में कि सर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज़ अ मेटल और अ नॉन मेटल। आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द वैलेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एलिमेंट। ओके, आज हम लोग इसी चीज़ को अब आगे बढ़ाएंगे और हम लोग फिर 11 से लेके दोस्तों 30 तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों इसी 30 एलिमेंट से आएगा, 30 से ऊपर जाने का कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, हाँ, ये 11 नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो सोडियम आता है जिसका सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11। आप बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा सर? तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं, और फिर कितना इलेक्ट्रॉन आप फिगर से भी समझ सकते हैं सर। देखिए पहले सेल के सेल होता है ना, के सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अच्छा, फिर एल सेल में दोस्तों कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8। और फिर एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं फ्रेंड? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसी चीज़ को यहाँ पे के, एल और एम सेल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो आप इधर भी देखिए और आप डायग्राम को भी देखिए और समझते चलिए, है ना, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए थे बोर्ड्स और ब्यूरी स्कीम के द्वारा कि हम लोग जब भी भरेंगे तो पहले लो एनर्जी लेवल वाले को, फिर उससे हाई वाले को, फिर उससे हाई वाले को। नहीं तो लोअर एनर्जी लेवल पे हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, नेक्स्ट वाले में 8 और फिर 8। इस तरह से हम लोग कंटिन्यूस इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों। ठीक है, हायर एलिमेंट में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, लेकिन आप बने रहिए, आपको सब समझ में आएगा। सोडियम में हम लोग बात किए, अब एक देखते ही हम पता कर लिए सर इसका नेचर कैसा है। फ्रेंड आप मेरे साथ बोलते चलिए तो आप ज़्यादा सीखिएगा। मेटल है, अगर ये मेटल है तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज? कहें कोई चेंज नहीं सर, क्योंकि मेटल का वैलेंसी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ें दोस्तों 12 नंबर में हम लोग को पढ़ना है मैग्नीशियम के बारे में, है ना। मैग्नीशियम जिसका सिंबल था Mg, ये हो गया 12। अब देखिए भरिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ, बोलते रहें, आप सीखते रहेंगे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में सर कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था दोस्तों, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन किए आप तुरंत इसका नेचर बता सकते हैं कि 2 है तो तुरंत बोले आप कि ये मेटल है। अगर 2 है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी भी 2 होगा सर। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। 13 नंबर पे देखिए दोस्तों एल्यूमिनियम जिसका सिंबल Al और ये 13 के साथ। तो अब मेरे साथ भरिए, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में, तीसरा एम सेल तब तक भरेंगे दोस्तों जब तक कि 8 कंप्लीट ना हो जाए। तो अब 3 देख के ही आप बता दीजिए कि ये क्या है? मेटल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3, वैलेंसी भी 3। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से समझते हैं दोस्तों। ठीक है, सोडियम की अगर बात करें दोस्तों तो कॉन्फ़िगरेशन किए तो 2, 8, 1 आया। अभी ये क्या था दोस्तों? अनस्टेबल था। अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, मेटल है ना, तो मेटल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज़ करेगा। चूँकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये चाहेगा कि मेरा ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम लूज़ कर दें तो हम Na+ हमें बन जाएंगे सोडियम आयन में। और जब इनका इलेक्ट्रॉन का संख्या देखिएगा दोस्तों तो नियन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सोडियम अपने नज़दीकी इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव कर क्या गेन कर लिया दोस्तों? स्टेबिलिटी गेन कर लिया। अब पहले ये अनस्टेबल था, अब ये स्टेबल हो गया। ठीक, अगर मैग्नीशियम की बात करें तो 2, 8 और 2, अब ये अपना 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा दोस्तों? लूज़ करेगा और मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज आ जाएगा। और अब आप देख लीजिए ध्यान से कि फिर से ये नियन में कन्वर्ट हो गया। पहले ये क्या था दोस्तों? अनस्टेबल था, और अब क्या हो गया फ्रेंड? ये स्टेबल हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना। तो आप देख लीजिए कि मेटल वो तमाम एलिमेंट होते हैं सर जो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं बाय द लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर बनाते हैं। अब आइए 14 नंबर। 14 नंबर आपका सिलिकॉन है दोस्तों, और इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे सर, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे तो आपको सिलिकॉन के बारे में बताया गया था दोस्त कि ये क्या है आपका सर? मेटेलॉइड है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी म्यूचुअल शेयरिंग के कारण अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है।
ठीक है ना, और स्टेबिलिटी को गेन करेगा। अभी फ़िलहाल इसका वैलेंसी भी 4 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दोस्तों 4 ही होता है। 15 नंबर पे आ जाइए, फास्फोरस। पी सिलिकॉन को Si से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो पहले सेल में सर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप तुरंत किए, 5 देखते ही आप बोल दिए कि सर ये तो नॉन मेटल है ना। आप डेफिनेशन को बढ़िया से पढ़िए दोस्तों, जो भी कॉपी पे नोट्स लिखाया गया है मैं एक एक नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है सर, नॉन मेटल है, तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से 5 घटा दीजिए, कितना आया 3, ठीक है। 16 नंबर पे आइए दोस्तों, सल्फ़र S के साथ 16, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 6। M सेल तब तक भरेंगे दोस्तों जब तक कि 8 कंप्लीट ना हो जाए, हम लोग अगला में नहीं कूदेंगे, ठीक है। अच्छा, 6 देखते ही हम लोग बोल दिए कि ये क्या है दोस्तों, नॉन मेटल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन है सर, तो 6 है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन वैलेंसी नॉन मेटल है, तो 8 में से 6 घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 2। नेक्स्ट आ जाइए, क्लोरीन। इसका सिंबल Cl होता है दोस्तों, Cl 17 के साथ, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। 7 देखते ही आपने क्या बोल दिया कि एक ऐसा मेटल है, ये एलिमेंट नॉन मेटल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों, 7। वैलेंसी के लिए नॉन मेटल का क्या बताया गया था, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा दीजिए, तो इसका वैलेंसी 1 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब आप क्लोरीन का फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, देखिए समझिएगा। ये मेरा क्लोरीन 17 के साथ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए 287, जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन किए पता चला नॉन मेटल है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट मतलब हमेशा याद रखिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अभी यहाँ फिलहाल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज आता है, और तब 288 देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, आर्गन में। पहले ये क्या था, अनस्टेबल, अब क्या हो गया दोस्तों, स्टेबल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सब बातें अच्छे से अब समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आर्गन की बात करेंगे, Ar। ये तो हम स्टार मार्क लगा चुके थे। R1 में आर्गन जो है मेरा दोस्तों 18 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2, 8 और 8। अब 8 देखते ही समझ गए सर कि ये तो नोबल गैस है, ठीक है ना। तो ये नोबल गैस है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो नोबल गैस होता है, जिसके कारण वैलेंसी 0, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8। 19 पे आइए दोस्तों, पोटेशियम K के साथ 19। अब देखिएगा ध्यान से, सर पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में भी 8, लेकिन अब देखिए इनको काउंट कीजिए, 8 2 10, 10 8 18, लेकिन हमको तो 19 भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगले में शिफ्ट कर जाएगा, N में, N सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक देखते ही बता दिए दोस्तों कि सर ये मेरा कैसा एलिमेंट है, मेटल है, और अगर मेटल है तो वैलेंसी भी 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको देखना है तो पोटेशियम का देखिए यहाँ पे 2881। अब ये मेटल है, तो मेटल तो है सर, क्या इसकी टेंडेंसी रहती है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, फालतू इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। तो ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना दोस्तों, तो पोटेशियम पे एक प्लस चार्ज आएगा, और कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, ये फिर से किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, अपने नज़दीकी इनर्ट गैस आर्गन में कन्वर्ट हो गया। पहले ये क्या था दोस्तों, अनस्टेबल था, अब क्या हो गया फ्रेंड, ये स्टेबल हो गया। तो इस तरह से आप क्या देखें कि कोई भी एलिमेंट, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल करने के स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मेटल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करेगा, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करेगा। आप बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको मैं पूरा का पूरा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पोस्टमार्टम कर
सब कुछ दिखा दिया हूँ कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं और कैसे कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए आज के बाद से अब केमिस्ट्री नहीं रटना है दोस्तों, समझना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर केमिस्ट्री आपको कोई ढंग से पढ़ा दे तो, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, एटॉमिक नंबर 20। अब मेरे साथ बोलिए, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में भी सर 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इन सब को जोड़ के देखिए 20 आएगा। अच्छा, ये n सेल कब तक भरते रहेंगे दोस्तों? जब तक कि 8 ना कंप्लीट हो जाए सर, तभी तो हम अगला में जंप करेंगे, ठीक है। अब 2 देख के ही बता दिए आप कि ये क्या है, मेटल है, वैलेंसी भी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2। अगर देखना है तो दोस्तों देख लीजिए, कैल्शियम 20 के साथ पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, 8 फिर 2। अब ये मेटल है तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव और 2 8 8 किस में बदल गया दोस्तों? आर्गन में। पहले ये क्या था? अनस्टेबल, अब क्या हो गया फ्रेंड? स्टेबल हो गया। बात समझे? तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट, वेदर इट इज़ अ मेटल और अ नॉन मेटल, वांट्स टू अचीव देयर नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नॉवल गैसेस, ठीक है दोस्तों, है ना। एक बार आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। आइए दोस्तों, अभी हम लोग 1 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें। अब जो है 20 से लेकर 30 तक जो है ना दोस्तों, उसमें काफ़ी एक्सेप्शन है, पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो अप टू 10th लेवल आपका 1 से लेकर 20 तक में काम चल जाएगा और वहीं से क्वेश्चन आएंगे। एक आध जो बीच में हमारा जो इम्पोर्टेंट है 20 से 30 के बीच का एलिमेंट, उसको हम लोग स्टार मार्क कर देंगे क्योंकि उसका वाइड एप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। बाकी आप अगर देख रहे होंगे कि जब 20 से 30 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं ना दोस्तों, तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है इस रूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो हम लोग जो है इसी चीज़ को मॉडिफाइड वे में और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग स्टैंडर्ड 11th में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा अफबाउस प्रिंसिपल और एक हुंड्स रूल, जिसके बेसिस पे ये जितने सारे जो गड़बड़ हो रहे हैं, थोड़ा देर के बाद आप देखेंगे कितना वेरिएशन जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे आपको हायर लेवल में आपको पढ़ाया जाएगा अफबाउस प्रिंसिपल और हुंड्स रूल। तो हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे फुल में भी, ठीक ना। अभी फ़िलहाल आप ये देखिए कि अप टू 20 तक हमको अच्छे से याद करना होगा और 20 से 30 के बीच में दोस्तों कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने। आइए एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर आप स्कैंडियम की बात करेंगे ना तो 21 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का करने पे 2 8 8 3, और हम पढ़ चुके थे ये तब तक भरेंगे सर जब तक कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा ना हो जाए। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं दोस्तों, है ना, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं दोस्तों, आपके मेटल्स के कैटेगरी के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी बहुत सारा वेरिएशन देख रहे होंगे, है ना। तो आप टाइटेनियम का देखें, स्कैंडियम का देखिए +3 वैलेंसी है क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ +4 है तो +4 है। लेकिन अब यहाँ से आप वैनेडियम का देख लीजिए तो 5 रहने के बाद 5 भी है और 3 भी है दोस्तों, वैलेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप क्रोमियम को जो है थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में क्रोमियम एक इम्पॉर्टेंट है। और मैग्नीज़ का तो तवा तोड़ है दोस्तों, देखिए मैग्नीज़ का वैलेंसी +2 +3 +4 +5 +6 +7, कुछ भी वैलेंसी हो सकता है मैग्नीज़ का, ठीक है ना। और इस तरह से आपको जो नेक्स्ट याद करना है दोस्तों, वो आपको आयरन के लिए याद कर लेना है कि आयरन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है 26, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इसका वैलेंसी +2 और +3, जैसा कि आप पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि कुछ वेरिएबल वैलेंसी होते हैं, है ना। और वेरिएबल वैलेंसी आपको बहुत अच्छे से एक जगह मैंने इकट्ठा आपको लिखवाया है, आप उसको एकदम बाय हार्ट याद कर जाए। आयरन का वैलेंसी +2 होता है, क्यूप्रस +3 होगा तो क्यूप्रिक। ठीक इसी तरह से दोस्तों निकल का भी आपको याद रखना है कि इसका भी +2 और +3 होता है, जबकि कॉपर का +1 और +2। तो आप कॉपर का एक अच्छे से याद कर लें और जिंक का हमेशा के लिए याद कर लें कि जिंक की वैलेंसी क्या होती है, +2। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका
है ना। 20 से अबव में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में दोस्तों हमें परेशानियां होती है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आ जाता है। इसी को पूरा करते हैं हम लोग 11th क्लास में, जहाँ पे आपको टीचर लोग अच्छे से पढ़ाया जाएगा आप लोग को अब बाउस प्रिंसिपल और हुंस रूल, जिसके बेसिस पे आप आराम से, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहे जो भी आपको पूछेगा आप निकाल सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों, अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे ना, वो है हमारा रेडिकल्स। और यही जो है दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप समझ लिए और अच्छे से अगर आप लोग याद कर लिए ना, तो मुझे नहीं लगता है कि केमिस्ट्री में आपको कोई अब फ्यूचर में दिक्कत होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेडिकल्स क्या होता है। तो अ रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो एक बात यह क्या बोला रेडिकल्स के बारे में कि रेडिकल्स क्या होता है सर, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। या तो वो ग्रुप ऑफ एटम्स सेम एलिमेंट के हो सकते हैं, माना अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का रहे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का रहे, समझ रहे हैं, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का रहे। इस तरह से ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना। जैसे अगर आप क्लोरेट की बात बोले तो ClO4- यहाँ क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोक्साइड की बात करें तो OH- O भी है, H भी है, डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है ना। उसी तरह से अगर सल्फेट की बात करें दोस्तों तो S और O4 से मिलकर बनता है ना, मतलब सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी, तो यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो रेडिकल्स क्या होते हैं बेसिकली सर, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, या तो वो सेम एलिमेंट के हो सकते हैं और या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं, है ना। कंबाइंड केमिकली दैट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, लेकिन वो हमेशा, ठीक है ना, केमिकली कंबाइन तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो एक सिंगल ग्रुप की तरह ही बिहेव करेगा, एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा। और वो सिंगल यूनिट या तो पॉजिटिव चार्ज में हो सकता है या तो फिर निगेटिव चार्ज में हो सकता है। तो यहाँ से एक तो चीज़ हम लोग कंक्लूड किए कि बेसिकली रेडिकल्स कितने तरह के होते हैं सर, 2 तरह के। जितने मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ दोस्तों, वहाँ से कहीं कोई बाहर का कोई बुक में आप उठा लीजिए, इतना ही सब बार बार रिपीट करेगा। इसलिए अगर आप इसको बार बार देखते भी रहेंगे ना दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको मैंने बेसिक पूरा सिखा दिए हैं, इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं है, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल एक नज़र मार लेते हैं कि रेडिकल्स 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। हम अभी दोस्तों पॉजिटिव रेडिकल्स की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव रेडिकल्स में आपको पढ़ना है मोनोवैलेंट, नेक्स्ट पढ़ना है डाईवैलेंट और उसके बाद आपको पढ़ना है ट्राईवैलेंट। तो मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल मतलब +1 चार्ज, रेडिकल्स हैविंग +1 चार्ज आर नोन एज मोनोवैलेंट, रेडिकल हैविंग +2 चार्ज आर नोन एज डाईवैलेंट और रेडिकल हैविंग +3 चार्ज आर नोन एज ट्राईवैलेंट। तो मोनोवैलेंट में नज़र मारिए दोस्तों, सबसे पहला आता है हाइड्रोजन H+ से, सोडियम Na+ से। अगर यहाँ पे एक प्लस लिखा हुआ है ना दोस्तों तो इसका मतलब होता है +1, ठीक है ना। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है इसका मतलब +2 वैलेंसी और 3 लिखा हुआ है तो वैलेंसी 3। तो प्लस चार्ज जो होता है दोस्तों या माइनस चार्ज जो होता है वो वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ रहे हैं आप लोग। सोडियम का Na+, पोटेशियम K+, सोडियम Ag, सिल्वर Ag+, अमोनियम NH4+ रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। Q+ हो गया Cu+, ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। ये हो गया आपका मोनोवैलेंट। कुछ डाईवैलेंट में देख लीजिए, बेरियम को आप हमेशा याद रखिएगा Ba+2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब बेरियम का +2 वैलेंसी होता है। कैल्शियम का भी +2 होता है। क्यूप्रिक इक लगा है दोस्तों, याद रखिएगा, इक में हम लोग +2 लेंगे और अस में जो है +1 लेंगे, ठीक है ना। फेरस है, अस लगा हुआ है दोस्तों तो हम लोग +2 लेंगे, ठीक है ना, अस में हम लोग +2 लेंगे। और अगर इक लगा रहता है दोस्तों, जैसे यहाँ इक लगा हुआ है तो हम लोग फेरस में +3 वैलेंसी लिए, इसलिए आयरन का 2 वैलेंसी होता है, +2 और +3। रोमन नंबर में भी लिखा हो सकता है दोस्तों, अगर चार्ज ऐसे ना दे तो रोमन नंबर में लिखेगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं मैग्नीशियम, तो Mg+2, निकल Na+2 और निकल इस +2 को दोस्तों हम लोग रोमन नंबर में ऐसे लिख सकते हैं, रोमन न्यूमेरल में। जिंक हमेशा याद रखिएगा +2 वैलेंसी के साथ होता है जिंक, ठीक है। तो ये था कुछ डाईवैलेंट रेडिकल। अब हम लोग ट्राईवैलेंट में बहुत कम है दोस्तों, एक एल्युमिनियम आता है, एक क्रोमियम आता है और एक फेरिक आता है। आप इसको अच्छे से क्या करेंगे,
है ना, ज़रूरत पड़े तो आप याद भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको सब का सब रेडिकल्स आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे निगेटिव रेडिकल्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो टेक योर टाइम प्लीज़ दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग निगेटिव रेडिकल्स को डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल की बात करें तो मोनोवैलेंट मतलब निगेटिव 1 चार्ज, है ना। तो जहाँ भी अगर आप माइनस माइनस देख रहे हैं ना दोस्तों, वो -1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहला मोनोवैलेंट में आपको पढ़ना है हाइड्राइड, जिसको H- से रिप्रेजेंट करते हैं। एसीटेट CH3COO- से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट को दोस्तों SCO3- से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट को HSO4- से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रोमाइड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे Br-। क्लोराइड के लिए यूज़ करेंगे Cl-। तो अगर कहीं भी वर्ड लिखा हो क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड लिखा रहता है ना दोस्तों, तो क्लोराइड यहाँ पे क्या है, एक निगेटिव मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल है। तो आप तुरंत क्लोराइड देखते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए -1। और क्लोराइड को किस रिप्रेजेंट करते हैं, Cl- से। उसी तरह से आयोडाइड लिखा रहेगा तो I- से, फ्लोराइड लिखा रहेगा तो F- से, और हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, तो OH- है। जैसे लिखा रहता है ना दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड क्या है, मेरा मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल है, जिस पे -1 चार्ज होता है दोस्तों। तो OH- से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोक्साइड को, याद रखेंगे आप लोग ध्यान से। ठीक, यहाँ पे आ जाइए, आपका हो गया नाइट्राइट। अब देखिए कन्फ्यूजन इन तीन में बड़ा होता है, नाइट्राइट, नाइट्रेट। आइट रहेगा दोस्तों तो NO2-, एट रहेगा ATE तो हम NO3- कहेंगे, ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। एट रहेगा तो NO3-, आइट रहेगा तो NO2-, जबकि ये इसको कहा जाता है परमाग्नेट। परमाग्नेट को दोस्तों MnO4- से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके जितने भी हो गए दोस्तों, ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल हो गए। आप इसे बहुत अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों डाईवैलेंट रेडिकल्स की। तो उसमें आपको पढ़ना है कार्बोनेट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं CO3 से। तो कभी भी कार्बोनेट आए तो एकदम याद होना चाहिए कि कार्बोनेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CO3 CO3 लिखेंगे और नीचे उसका वैलेंसी -2 लिखेंगे, ठीक है। अगर क्रोमेट आता है तो CrO4 से रिप्रेजेंट करेंगे और -2 नीचे लिखेंगे। ठीक इसी तरह से ऑक्साइड आएगा दोस्तों तो O2 लिखेंगे और 2- नीचे में लिखेंगे। वो निगेटिव डाईवैलेंट निगेटिव रेडिकल को हम लोग वैलेंसी के रूप में नीचे लिखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इस रेडिकल का नाम ऊपर CrO4 और इसके वैलेंसी को नीचे लिखेंगे। अभी आपको कुछ देर के बाद समझ में आएगा। सल्फेट SO4 से रिप्रेजेंट होता है और इस पर -2 चार्ज होता है। सल्फाइड S2 से रिप्रेजेंट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें और इसमें तीनों में आप लोग कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा। यहाँ ATE है तो सल्फेट हो गया, IDE है तो सल्फाइड S2- की बात कर रहे हैं, और ITE रहेगा तो SO3 की बात करेंगे। ठीक, यहाँ पे नाइट्रेट था और यहाँ देखिए नाइट्राइड है, ठीक है ना। तो इसमें है ना, इसमें और इसमें कभी भी कंफ्यूज ना करें। ठीक इसी तरह से इसमें और इसमें कभी भी कंफ्यूज ना करें, अच्छे से बाय हार्ट उसको याद कर लेंगे। तो ये जितना भी कॉलम है दोस्तों, ठीक है ना, ये आपका बन गया डाईवैलेंट निगेटिव रेडिकल। और तीसरा जो केस देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका ट्राईवैलेंट रेडिकल्स। तो रेडिकल हैविंग -3 चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्राईवैलेंट निगेटिव रेडिकल। तो इसमें आपको पहला पढ़ना है बोरेट, फिर नाइट्राइड और एक होता है फॉस्फेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट और नाइट्राइड। तो ये आपका हो गया थर्ड केस दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला कॉलम मोनोवैलेंट का, ये वाला कॉलम डाईवैलेंट का, और ये वाला आपका ट्राईवैलेंट रेडिकल। अगर इतना दोस्तों अगर आप लोग कर लिए ना, तो आने वाले समय में अब अगले क्लास में एक लेक्चर में और लूँगा बेसिक का, जहाँ पे मैं रेडिकल्स का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, वैलेंसी का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पूरा कंबाइंड कर कर हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से कंपाउंड का नेमिंग किया जाता है। और एक बार अगर आप कंपाउंड का नेमिंग अगर अच्छे से कर लिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल चेंजेस
तो एक क्लास के बाद आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा आपका 10th का पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है ना। तो जो भी बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों वो 8th में भी काम आएगा, 9th में भी काम आएगा और 10th में भी काम आएगा। तो जो बच्चे अभी तक बेसिक नहीं देखे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से पूरा बेसिक लिखें, उसका एक नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स, और उसको बार बार दोस्तों रिवाइज़ करें, ठीक है ना। जैसे ही मैं चैप्टर पे आऊँगा ना, एक एक चीज़ आपको फिर से वहाँ ही पे ले जाऊँगा और पूछूँगा कि आपने ये लेक्चर का यहाँ देखा था कि नहीं देखा था। अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग अभी भी सीरियस नहीं हैं, है ना, तो आप लोग सीरियस हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दें। हालांकि सीबीएसई ने 10th का बहुत सारा नंबर जो है दोस्तों, ठीक है ना, बहुत सारे कंटेंट्स सिलेबस जो है उनको रिड्यूस कर दिया है, ठीक है ना। तो अब 10th वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कम पढ़कर और भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आपका बहुत सारा बर्डन जो है दोस्तों सीबीएसई ने डाउन कर दिया है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे मत गवाइए, ठीक है ना। आराम से आप लोग, ठीक है ना, पढ़ाई कीजिए और मैं कल आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है और क्या चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। तब तक दोस्तों बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच।